हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपका क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, और आज आप देखिए इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप इससे पढ़ने वाले हैं जनजातियाँ, खाना बदोश और बसे हुए समुदाय के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनजातियाँ वे लोग होते हैं जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित समाज नियम और अनुष्ठान का पालन नहीं करते हैं। न ही वे कई असामान्य वर्गों में विभाजित होते हैं। ऐसे ऐसे समाज को अक्सर जनजातियां कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में सीटेट में बनता ही बनता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको हाईलाइट करते हुए जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि देखिए अध्याय 2, 3 और 4 में। ठीक है, अध्याय 2, 3, 4 मतलब चैप्टर 2, 3 और 4 में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राज्य का उत्थान हुआ, पतन हुआ। ठीक है, उसके बीच में उसके कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नए 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 किस्म के बारे में हम लोग पढ़े। शहर और गांव कैसे फले फूले, कैसे उपमहाद्वीप का विकास हुआ, कैसे नगर बसे, तो ये सारी चीज हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक लंबे अंतराल के बाद कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों में विकसित हुए। ऐसा हाँ, कैसे, क्यों क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए कि एक एक माँ के गर्भ से 5 बच्चे पैदा हुए, तो पांचों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग सोच विचार होते हैं। तो वैसे ही ठीक है, अलग अलग किस्म के समाज बने, अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज वर्ण और नियमानुसार पहले से ही विभाजित थे। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राजाओं के राज्यों के राजा जो थे उसको स्वीकार किए। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग जो है बड़े बड़े राजाओं के मतलब कि राज्य के जो नियम बनाए, ठीक है, उसको लोगों ने स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करने के बाद क्या हुआ कि ऊंच नीच की भावना जागृत हुई, और अमीर और गरीब के बीच में फासला हो गया। ठीक है, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन ये सब है समाज में जो नियम कानून बनना स्टार्ट हुए, उससे ये सब फासला आपका शुरू हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, ठीक है, ये जो जनजाति समाज है आपका, ठीक है, बड़े शहर के जो नियम कानून है वहाँ के लोगों को का जो जो भी कर्म कांड है वो उनको नहीं मतलब मालूम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, और वो उस नियम को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके भी बारे में पढ़ लेते हैं। अलबत्ता किसी और समाज में अगर अगर देखा जाए तो समय मौजूद थे, लेकिन उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे। ठीक है, और न ही वे कई असामान्य वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जो को जनजातियां कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन में जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन नहीं करती हैं, और कुछ शिकारी, संग्राहक, पशुपालक थे। ठीक है, तो इसमें से जो बहुत सारे लोग थे वो खेती वगैरह या तो शिकार वगैरह करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, मतलब अपनी जीविका, अपना घर परिवार चलाते थे। इसलिए कि देखिए घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना जरूरी है, तो कुछ लोग करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। प्रायः वे अपना निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधन का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना खाना बदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ठीक है, ये चीज हो गया। चारागाहों पर नियंत्रण करते थे, और अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर परिवार के बीच में बंटवारा करते थे। ठीक है, उनका अपना नियम था, वो अपना कार्य करते थे, चारागाह वाला काम कार्य करते थे, और अपने ही बनाए गए नियम को वो लोग आपस में बांटकर उसका
बंटवारा कर लेते थे। ठीक है, ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और भी जगह पर निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था, और बल्कि कई कई मायनों में इन जनजातियों ने अपने आज़ादी को भी बरकरार रखा। ठीक है, जहाँ जहाँ वे पहुँचते थे, वहाँ वहाँ उन लोग के जो नियम है, जो जो समाज है, वहाँ पे उनका कहीं 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 जगह टकराव हुआ, लेकिन कहीं कहीं वो अपना आज़ादी से कार्य करते थे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हेल्थ हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप लोग को मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग उसे टाइम मैनेज कर लीजिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनजातीय लोग कौन थे? ठीक है, जनजातीय लोग कौन थे? देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर जो थे, उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, क्या होता है कि देखिए, तो जनजाति लोग जो थे वो लिखित दस्तावेज करना नहीं जानते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, वे अपना लिखित कार्य करना ये सब उनको आता ही नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ अपना जो भी वाचिक और मौखिक कार्य जो परंपराएं करते थे, बस उनको इतना ही मतलब उनको आता था। और ये परंपराएं नई जो पीढ़ी थी उनको विरासत में मिलती थी। इसलिए कि जब आदमी मतलब खुद भी नहीं उन लोगों को इस बात का जानकारी था, तो जो उनके बच्चे थे तो उनके साथ भी वही परेशानी थी। ठीक है, लेकिन इन वाचिक प परंपराओं को इस्तेमाल करने हिलने लगे थे। ठीक है, तो वो इन्हीं वाचिक परंपरा जो कि उनकी मौखिक परंपरा थी, इससे उन्हें कोई दिक्कत था नहीं, इसी परंपरा को वो स्वीकार कर लिए थे और इस्तेमाल करने लगे थे। भारत के लगभग हर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जनजातीय लोग जो हैं वो भारत के हर क्षेत्र में होते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका, हाँ, और समय के साथ साथ बदलता था, और कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। ठीक है, पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है, जो पंजाब के खोखर जनजाति हैं, हाँ, और ये बहुत प्रभावशाली थी। ठीक है, कहाँ के पंजाब के। लेकिन यहाँ में बाद में, हाँ, गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, उस समय इन लोग थे, लेकिन बाद में गखर लोग जो थे वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनका मुखिया जो था वो कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक है, तो ये जो अकबर थे, हाँ, उनका जो बादशाह था कमाल खान, उनको मनसबदार उन्होंने बना लिया था। और वे कहाँ के थे? देखिए, उत्तर पश्चिम में एक एक और विशाल, हाँ, एवं शक्तिशाली जनजाति थी। ठीक है, बलोच। देखिए, बलोच के बारे में ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी, हाँ, जनजातियां थी, और उप उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी ये नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से ये प्रभुत्व करते थे। ठीक है, ये आपका हो गया। और मौजूदा बिहार और झारखंड में के कई इलाकों में, हाँ, चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर के लोगों पर हमला किया था। ठीक है, ये जो है अकबर, ठीक है, ये जो मान सिंह थे, ये अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे, जो कि 1591 में चेर पर ये हमला कर चुके थे, और उन्हें वो परास्त किए, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, औरंगजेब के समय क्या हुआ था कि मुगल सेनाओं ने चेर के कई किलों पर कब्जा किया और जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। हाँ, और उस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संताल। ठीक है, ये देखिए, मुंडा और संताल, हाँ, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये सब देखिए, हाँ, जनजाति के ही लोग हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बेराद और कई दूसरे जनजातियों के निवास स्थान पर थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। लेकिन कोरोगा, वेतर और मारवाड़, हाँ, दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ठीक है, भीलों की बड़ी जनजाति जो थी वो पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत में आते आते उन्होंने एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ के जमींदार बन चुके थे। अब ये जो है देखिए, जो लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर, हाँ, ये वाले जनजातियों के जो लोग, जो कोली बेराद थे, जो वहाँ के निवास स्थान पे लोग जो रहते थे, उनकी बहुत विशाल
आबादी थी, ठीक है, वो बहुत बड़े संख्या में लोग वहाँ पे रहते थे। तो अब यहाँ देखिए कि वे मतलब कि खेती का भी काम करते थे और वहाँ के जमींदार बन चुके थे। तो इतनी विशाल संख्या में वहाँ पे ये लोग थे कि वहाँ पे इन्होंने शिकारी संग्राहक बने, हाँ, वहाँ के जमींदार बन चुके थे और वहाँ पे बस चुके थे, रहने लगे थे, ठीक है। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है। तो ये आपका जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो इस इलाके में कहाँ-कहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लोग बहुत बड़ी तादाद में फैल चुके थे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, ठीक है। जो आपके जो घुमंतू लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घुमा करते थे, तो वे लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवर के साथ दूर दूर तक घूमते थे, ठीक है। जो खाना बदोश लोग हैं वो अपने जानवर पर घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था। और वे खेतीहर गृहस्थी में अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि और विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। तो खानाबदोश जो है वो कैसे कार्य करते थे, ठीक है, वो जो भी उनको अपने जानवरों से फ़ायदा मिलता था, मतलब कि जो चीज़ें उनको अपने जानवरों से मिलती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऊन, घी, तो ये उसका विनिमय करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? ये करते थे ये लोग, घुमंतू लोग, हाँ। बंजारा लोग सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, ठीक है? जो बंजारा होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश होते हैं। उनका जो कारवां है, जो उनका जो टीम है, उसको टांडा कहते हैं, ठीक है। तो यह पूछता है कि टांडा किसे कहते हैं। तो जो बंजारे लोग होते हैं उनका जो कारवां होता है वो टंडारा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों, हाँ, तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अब देखिए यहाँ पर है कि जागीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज से लेकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के, हाँ, दौरान मुगल सेनाओं के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे, ठीक है। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते रहे। तो ये है आपका, ऐसे ऐसे बंजारे लोग काम किया करते थे। अब ये देखिए आपका बंजारों लोग की कुछ कहानियां, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए आपके सामने। अगर आप ये ऐसे कहानी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग, हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से हम लोग चलते हैं कि कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का कार्य करती थी, ठीक है। छोटे मोटे फेरी वाले के की विभिन्न जनजातियां भी थी जो एक गांव से दूसरे गांव तक घूमती थी और ये लोग रस रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे मोटे बोरे के माल को बनाते थे और बेचते थे, ठीक है। ये हो गया आपके घुमंतू लोगों का। अब देखिए बदलता समाज, नई जातियां या श्रेणियां, ठीक है। अब समाज जो है बदला कैसे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। क्या, कैसे? ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, दूसरी कई और जनजातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जब समाज में बदलाव आया तो ब्राह्मण के बीच भी बहुत सारे जातियां उनका भी बना, जैसे कि सुनार बने, लोहार बने, बढ़ई बने, राजमिस्त्री बने। इन लोग को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता मिला, ठीक है। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन के आधार पर बनी, ठीक है। तो ये आपका जात पात जो भावना है जो हुआ है वो ऐसे ही आपका समाज में बना है, ठीक है। जाति पर विचार विमर्श, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है 11वीं और 12वीं सदी तक, ठीक है, आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और उसके बाद कुल राजपूत मान लिए गए, ठीक है। ये आप कहोगे। और कृषि वाले क्षेत्र को भी धीरे धीरे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया,
ठीक है। इसी अब तरह यहाँ पे पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम अपना लिया था। ठीक है, वे जाति व्यवस्था को नकारते थे, उन्होंने अपना जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया था। पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद के लोगों ने, हाँ, अपनी जो जनजातियां हैं उसको इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा ये आप जान दीजिए, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपका देखिए आता है गोंड। गोंड जनजाति से आपका बहुत क्वेश्चन पूछता है, और जो जो मैं हाईलाइट क्यों, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो हाँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए गोंड लोग क्या थे कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। ठीक है, कौन? गोंड। विशाल गोंड अ, जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, लेकिन प्रत्येक कुल का अपना राजा था। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से देखिए अकबर के शासनकाल के समय, यहाँ इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। ठीक है, तो ये देखिए गढ़ कटंगा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, और ये कई बार आपका लाइन पूरा एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका पूछा है कि हाँ कितने वहां पे राज थे। गढ़ कटंगा में तो 70,000 राज थे। यहाँ से देखिए कि जिन्हें चौरासी कहा जाता था। ठीक है, चौरासी कहते थे, और चौरासी का उप विभाजन, हाँ, कैसे हुआ कि जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। ठीक है, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे उन्हें चौरासी कहा गया। बड़े बड़े राज के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया। कैसे बदला? देखिए, बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग गोंड जो थे वहाँ उनके अनुदान के लिए भूमि प्राप्त की, और उनका अत्यधिक वो प्रभावशाली बन गए। ठीक है, ये हो गया। और उनके उनके पुत्र जो हैं, हाँ, महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। ये हो गया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो चुकी थी। ये कौन था? इनके पुत्र थे। ठीक है, जो गोंड के जो राजा थे, उनके जो ये पुत्र थे, उनकी जो शादी हुई थी वो कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही योग्य थी। ठीक है, पर उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के बारे में, हाँ, शासन की कमान संभाली। ठीक है, उनका 5 साल का पुत्र था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत, मतलब कि वो इतनी योग्य थी कि अपना कमान वो संभाल ली। 1565 में आसिफ खान के, हाँ, नेतृत्व में मुगल सेनाओं के गढ़कटंगा पर हमला किया, और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। ठीक है, और उसकी हार हुई, और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना ही बेहतर समझा। ठीक है, उन्होंने इस पे हमला किया, और उन्होंने हारने से बेहतर समझा कि मर जाना ही बेहतर है। ठीक है, तो आपका ये चीज आपका गोड़ में आता है। अब आपको देखिए पढ़ना है अहोम। अहोम जनजाति से भी क्वेश्चन आता है, और ये जो आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम आपका पूछा गया है। ठीक है, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी पर आ बसे। कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। हाँ, उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए नए राज्य की स्थापना की। हम्म अब देखिए 16 सदी में, ठीक है, 1523 में, और कोच हाजो 1581 के राज्य को अपने में मिला लिया था। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी के कई आक्रमण का सामना करना पड़ा, और 1662 में मीर जुल्मा, ठीक है, मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगल के अहोम राज पर हमला किया। बहा बहादुरी, मतलब बहुत ही स्ट्रांग वो लोग थे, सामना उन्होंने किया, और अहोम लोगों की पराजय हुई, और जो अहोम के जो लोग थे वहां के लोग, उनका पराजय हो गया, मतलब वो हार गए। अहोम अहोम राज जो था वो बेगार पर निर्भर था। किस पे था? बेगार पर। लेकिन राज के किन लोगों से जब ले देखिए, राज की जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पाइक क्या है? तो पाइक वे है जो कि होम राज से के किन, मतलब कि जिन लोगों से जबरदस्ती काम करवाना ही पाइक कहलाता था। अब आइए यहाँ से देखते हैं कि लगभग सभी वयस्क पुरुष, ठीक है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेनाएं प्रदान करते थे, और एक तरफ क्या करते थे कि वे बांध, सिंचाई
व्यवस्था और आदि का निर्माण करके सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती भी करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और उन्होंने ये क्या किया कि देखिए अहोम समाज में कुलों में विभाजित था। जो अहोम समाज था वो कुल में विभाजित था, उसे खेल कहते हैं। ठीक है, जिन्हें खेल कहते हैं। खेल है कि किसे कहते हैं कि अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि शुरुआत में अहोम लोग जो थे वो अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जो प्रभाव था उस पे थोड़ा सा वो भारी पड़ा, और ब्राह्मणों के जो राजा थे उन्होंने भूमि अनुदान उन लोग के लिए कर दी। लेकिन शिव सिंह जो थे, शिव सिंह, ठीक है, 1714 और 44 के काल में हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बना दिया। ठीक है, हिंदू को ही प्रधान धर्म वहाँ का बना दिया। लेकिन अहोम अहोम जो राजा थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। अब देखिए, नाटक कर्म को प्रोत्साहन दिया और संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुदान किया गया। और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया था। ठीक है, तो जो अहोम जो भाषा है उसको पहले बुरंजी नामक, बुरंजी नामक जो कृतियां थी पहले अहोम भाषा में लिखा गया, उसके बाद असमिया भाषा में लिखा गया। ठीक है, निष्कर्ष इसमें से आपका क्या निकलता है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं कि ये आपका है कि इस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, वर्ण आधारित समाज और जनजातियां लोग एक दूसरे के साथ लगभग संपर्क में थे। ठीक है, इस आदान प्रदान के ने दोनों समाज को में अनुकूलन और बदलाव करने की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां थी उन्होंने विभिन्न टाइप के काम किए। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जनजातियां थी उन्होंने अपना जीविकापार्जन करने के लिए बहुत तरह के अपने कार्य किए। ठीक है, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी को नकार दिया। लेकिन कुछ जनजातियों ने प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए। इसमें उन्होंने बेहतर और अधिक जटिल राज्य और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ खड़े हुए। ठीक है, तो यही है आपका चैप्टर। ये देखिए आपका बीज वर्ड है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।